मेरे व्याख्यान का विषय है भारतीय काव्य शास्त्र अनेक भेद। काव्य मनुष्य के हृदय के समान ही पुरातन है। काव्य एक ऐसी पदावली है जो दोष रहित, गुणयुक्त तथा अलंकार सहित हो, जिसमें अभिष्ट अर्थ तथा भाव को प्रस्तुत किया गया हो। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि भारत में काव्य का आरंभ नाटक से हुआ। इसीलिए काव्य की समीक्षा का उपलब्ध सबसे पुराना ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। महर्षि वाल्मीकि को भारत का आदि कवि माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले संस्कृत में कविताएं लिखी। भवभूति के उत्तर रामचरित के एक प्रसंग में यह बताया गया है कि एक शिकारी ने क्रीड़ा करते हुए क्रौंच मिथुन में से एक का वध कर दिया। उपयुक्त दृश्य को देखकर उनका हृदय पीड़ा से विचलित हो गया और उन्होंने शिकारी को सहसा इस छंद के रूप में शाप दिया। माँ निषाद तब गमः प्रतिष्ठा शाश्वती समाह, यह क्रौंच मिथुन नात एकम वादी काम मोहितम, अर्थात हे निषाद, तुमको कभी भी मुक्ति न मिले क्योंकि तुमने क्रीड़ा करते हुए क्रौंच मिथुन में से एक का वध कर दिया। उपर्युक्त विवेचन में हम यह देखते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र की मूल जड़ें संस्कृत साहित्य में ही समाहित है। संस्कृत साहित्य के आधार पर काव्य के भेद अग्रलिखित है। उत्तम काव्य। उत्तम काव्य वह है जिसमें शब्दों से निकले हुए अर्थ की अपेक्षा छिपा हुआ अभिप्राय प्रधान हो। इसमें समाज के व्यापक हित की भावना होती है। इसे ध्वनि काव्य भी कहा गया है। मध्यम काव्य। इसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं। गुणीभूत व्यंग वह है जिसमें वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ की तुलना में कम चमत्कारी हो तथा वाच्यार्थ का चमत्कार व्यंग्यार्थ के चमत्कार में समानता हो, वहाँ भी मध्यम काव्य होता है। अधम काव्य। जिस काव्य में व्यंग का अभाव रहता है वहाँ अधम काव्य होता है। इसे चित्र काव्य भी कहते हैं। कालांतर में नाटक तथा काव्य के अनेक भेद होते चले गए। आधुनिक काल में काव्य के अनेक रूपों की रचना होने लगी। उन सभी के समेकित विवेचन को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। स्वरूप के आधार पर काव्य। इंद्रियों के बाह्य उपकरण के आधार पर भारतीय आचार्यों ने काव्य के मुख्य रूप से दो भेद किए हैं, दृश्य काव्य तथा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य, जिस काव्य साहित्य को आंखों से देखकर प्रत्यक्ष दृश्यों का अवलोकन कर रस भाव की अनुभूति होती है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दूरदर्शन व जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त। श्रव्य काव्य, जिस काव्य का आनंद दूसरों से सुनकर या स्वयं पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, जैसे रामायण व महाभारत। प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य वह काव्य है जिसमें एक कथा सूत्र होती है। प्रबंध काव्य में जीवन का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इसमें समाज के हर अंग का चित्रण किया जाता है। प्रकृति चित्रण भी प्रबंध काव्य की एक विशेषता है। इसमें सभी रसों का निरूपण किया जाता है, जैसे रामचरितमानस। प्रबंध काव्य के भी तीन भेद माने जाते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य तथा आख्यानक गीत। महाकाव्य। महाकाव्य शब्द महत और काव्य दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है बड़ा काव्य। महाकाव्य में जीवन के महत्व का विवेचन होता है। जीवन की समग्रता से अभिव्यक्ति की जाती है। कथा की दीर्घता के साथ महाकाव्य में आकाश की विशालता और भावों की बहुलता विद्यमान रहती है। महाकाव्य के लिए महत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में हुआ। श्री राम ने अपनी कथा का वर्णन सुनने के बाद लवकुश से कहा, इस विशाल आकार वाले काव्य में कर्ता कौन है? किम प्रमाणमिदं काव्यम का प्रतिष्ठा महात्मनाः, कर्ता काव्यस्य महतः कवचासो मुनि पुंगवः। इस श्लोक में यह स्वतः ध्वनित है कि इसमें किसी
महान व्यक्तित्व के चरित्र की प्रतिष्ठा होती है। महाकाव्य के स्वरूप पर भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही आचार्यों ने विचार किया है। आचार्य भामह के अनुसार महाकाव्य में कई सर्ग होने चाहिए। उदात्त चरित्र वाले किसी पुरुष का नायक के रूप में वर्णन रहना चाहिए। उसमें जीवन की विविध रूप झांकी प्रस्तुत की जानी चाहिए आदि। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। खंड काव्य। खंड काव्य प्रबंध काव्य का ही दूसरा भेद है, लेकिन इसमें कथा वस्तु महाकाव्य की तरह संपूर्ण न होकर उसका एक अंश होती है। प्रायः जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना या दृश्य का मार्मिक उद्घाटन होता है और अन्य प्रसंग संक्षेप में रहते हैं। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने खंड काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, खंड काव्यम भवेत् काव्यस्य एक देशानुसारी च, अर्थात काव्य एक देश और अंश का अनुसरण करने वाला खंड काव्य है। खंड काव्य में सामान्यतः एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसका कथानक कहानी की भांति शीघ्रता पूर्वक अंत की ओर जाता है। नरोत्तम दास जी का सुदामा चरित्र व मैथिली शरण गुप्त जी की पंचवटी खंड काव्य के उदाहरण है। आख्यानक गीत। महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध रचना को आख्यानक गीत कहते हैं। इसमें शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि मानवीय भावों के प्रेरक घटना चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। नाटकीयता एवं गीतात्मकता इसकी प्रमुख विधाएं हैं। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट व रोचक होती है। हिंदी साहित्य के प्रमुख आख्यानक गीत व उसके रचनाकार निम्नलिखित है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान व रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। मुक्तक काव्य। काव्य का वह रूप जिसमें एक विचार, एक भाव या एक अनुभूति को बिना किसी पूर्वापर संबंध के अपने आप में पूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। आचार्य दंडी के अनुसार मुक्तक वाक्यांतर निरपेक्ष व श्लोकः, अर्थात मुक्तक वह काव्य रचना है जो पूर्वापर प्रसंग की अपेक्षा रखती हो। यह काव्य अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र काव्य रचना होती है। इसकी पूर्णता के लिए ना तो किसी पहले से और ना इसके बाद में किसी संदर्भ या कथा की आवश्यकता होती है। बिहारी, रहीम, कबीर, मीरा व सूर आदि के पद मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। मुक्तक काव्य भी दो प्रकार के होते हैं, पाठ्य मुक्तक व गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक ऐसे मुक्तक जो विचार प्रधान होते हैं, जिसमें चिंतन या तर्क वितर्क की प्रधानता होती है, पाठ्य मुक्तक कहलाते हैं। इन मुक्तकों की शैली ज्ञानात्मक होती है। रहीम व कबीर के दोहे इसका उत्तम उदाहरण है। सतसंगति है सूप जियो त्यागी फटकी असार, कही कबीर गुरु नाम ले पर से नहीं विकार। गेय मुक्तक ऐसे मुक्तक जो भाव प्रधान हो, जिनको सुर और लय के साथ गाया जा सके, गेय मुक्तक कहलाते हैं। इन मुक्तकों की शैली भावनात्मक होती है। मीरा व सूर के पद गेय मुक्तक के उदाहरण हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। शैली के आधार पर काव्य। शैली के आधार पर काव्य तीन प्रकार के होते हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य व चंपू काव्य। पद्य काव्य छंदबद्ध या छंद मुक्त ऐसी संगीतात्मकता युक्त रचना, अर्थात जिसे संगीत की तरह गाया जा सके, जिसमें भाव व कल्पना की प्रधानता हो, पद्य कहलाती है। उदाहरण गीतांजलि। पद्य हृदय की संवेदना से उत्पन्न विधा है। लय, तुक, ताल, छंद पद्य के आवश्यक उपादान है। पद्य में सांकेतिक अर्थ, प्रतीक, बिंब, चित्रात्मकता, संगीतात्मकता का विशेष गुण पाया जाता है।
पद्य लेखन की शुरुआत गद्य लेखन से काफ़ी पहले हुई। वेद पुराणों से लेकर रामायण महाभारत तक सभी रचनाएं पद्य में ही लिखी गई हैं। गद्य काव्य। गद्य काव्य पर संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी तीनों साहित्य में विचार हुआ है। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा के अनुसार जो गद्य कविता की तरह स्मरणीय, सरस तथा अनुभूति मूलक और ध्वनि प्रधान हो, साथ ही उसकी अभिव्यंजना प्रणाली अलंकृत एवं चमत्कारी हो, उसे काव्य कहना चाहिए। गद्य काव्य साहित्य की आधुनिक विधा है। यह एक ऐसी विधा है जिसमें कविता जैसी रसमयता, रमणीयता, चित्रात्मकता और संवेदनशीलता होती है। बृजनंदन सहाय के सौंदर्य पाशक को हिंदी का प्रथम गद्य काव्य माना जाता है। चंपू काव्य। संस्कृत काव्य शास्त्र में गद्य और पद्य के मिले जुले काव्य रूप को चंपू काव्य कहते हैं। संस्कृत साहित्य में तो चंपू विधा पर पर्याप्त रचनाएं प्राप्त होती हैं, परंतु हिंदी में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा जैसी कुछ ही रचनाएं हैं। निष्कर्ष। भारतीय काव्य शास्त्र विश्व के सर्वश्रेष्ठ काव्य शास्त्रों में से एक है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि काव्य के विभिन्न स्वरूप हैं जो साहित्य में प्रयुक्त होकर उन्हें एक नया आयाम प्रदान करते हैं, जो साहित्य को प्रसिद्धि दिलाने में सहायता करते हैं। इसमें अलंकार, रस, सौंदर्य, भाव आदि की विशेष भूमिका रहती है, जिसका प्रयोग होने से साहित्य की सौंदर्य वृद्धि होती है।